अस्सलाम वालेकुम। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट को लेकर। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनी is consist of various entities which include PNY Training, PNY Advertising and PNY Print. PNY Advertising is the Pakistan's best IT training institute, which are offering different courses in the field of digital marketing, website development, machine learning, graphic designing, linguistics, office management, ERP, and many more. We have a facility of online classes, so no matter where are you from, you just need to contact our representative and learn the most demanded skill in the market and become the most useful resource in the market. On the other side, PNY Advertising basically an advertising agency which are providing consultancy services related to the digital marketing, website development, and graphic designing to the different businesses. Then PNY Pink is specially designed for the female who wants to pursue their career in the field of IT, makeup, personal grouping, or digital marketing. So PNY Group of Company has an aim to provide the best services to their customers. आज के जो हमारे गेस्ट हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही रेलिवेंट है आप आज के दौर से, करंट ज़माने के लिहाज से। लेकिन सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इनवाइट करना चाहूँगी, तनवीर अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम तनवीर अहमद साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका और आप लोग की टीम का कंप्लीट कि आपने इनवाइट किया और मौका दिया। ओके, थैंक यू। अगर हम तनवीर साहब की बात करें तो तनवीर साहब का मोर देन 20 ईयर एक्सपीरियंस है इन सर्विस इंडस्ट्री, लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है इनकी। अगर हम एक्सपर्टीज की बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, ERP, फंक्शनल कंसल्टेंसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि इनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज हैं। उसके अलावा ही इज अ फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द Iconic Solutions, and he is also founding member of ERP Association of Pakistan, which is one of the great initiative taken by him. And he is also a member of Tech Pakistan and Pakistan Association of Dubai. तो ये अहमद साहब ने जो है इस वक्त जो है करंटली ERP पाकिस्तान के अंदर ERP की इम्पोर्टेंस और क्या होनी चाहिए, किस तरीके से ये इस एसोसिएशन ERP एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं, जिसमें ये हर सोल्यूशन के डिफरेंट कंसल्टेंट, इधर इट्स अ फंक्शनल टेक्निकल, उनकी एक टीम को लेके चल रहे हैं, एक एसोसिएशन को लेके चल रहे हैं, जिसमें इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए जो अपने ERP सोल्यूशन है या जो जो प्रॉब्लम पाकिस्तान की इंडस्ट्री में फेस की जाती है उनको हाईलाइट किया जाए और उनको एज पर एज जो है एंटरटेन किया जाए और ERP सोल्यूशन को मोर एंड मोर पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिहाज से यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। तो ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि मैंने आपको तनवीर साहब की बताई। लेकिन मैं चाहूंगी कि तनवीर साहब आप खुद बताएं कि आपकी अपनी क्या स्ट्रगल रही है, 20 ईयर का आपका एक्सपीरियंस, और उसके बाद आपकी ये जो वेंचर है उसका क्या, वो कैसे आप लेके चल रहे हैं, और उसके साथ ही साथ आप जो है क्या कहते हैं, कैसे आप जो है ये एसोसिएशन ERP एसोसिएशन को लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम अभी आ जाते हैं। शायद देयर इज अ टेक्निकल फेलियर एट देयर एंड, तो वो जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो हम शुरू करते हैं। जहाँ तक आज के टॉपिक की बात है, तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली स्पेसिफिकली ERPs के ऊपर है और उसकी रेलिवेंसी हम जो है SME के बारे से, जिसे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कहते हैं। अगर हम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की बात करें तो पाकिस्तान किसी भी मुल्क की जो बैकबोन होती है वो SMEs पर ही होती है, क्योंकि लार्ज कंपनीज इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं जितनी कि स्मॉल मीडियम कंपनीज होती हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी अब ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम कंसेंसस की बात करें तो तकरीबन इस वक्त अगर हम SMEs की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन GDP के अंदर 30% जो है वो जो डील कर रहे हैं, 30% जो कंपनीज के अंदर GDP में कंट्रीब्यूशन है वो SME सेक्टर का है। तो ये एक बहुत बड़ा
सेक्टर है जिसके अंदर हमने आज ये जो है हमारे गेस्ट हमें बताएंगे कि कैसे हम क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी उधर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। लेकिन उसके हवाले से उनका इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो कनेक्ट करें। या आप मुझे जी मिस सुषमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अगर कोई मेरे पास मैं फेसबुक पर लाइव हूँ तो पहले यस तो बहुत माजरत आपके लिए जी आपसे जी मैं जी जी कुछ नहीं। तनवीर साहब वापस आ गए। आई थिंक उनको कोई टेक्निकल इशू हो गया था। जी तनवीर साहब, हम जानना चाहेंगे आपकी स्टोरी। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ पहले कि जी कल जी इत्तेफाक से पीएम साहब ने जो ना इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर ही जो ना वो एक मेरे ख्याल में इंटरनल कोई सेशन किया है और यहाँ पे हमें अब स्पेशली इस कोविड-19 के अंदर स्पेशली इंटरनेट कनेक्टिविटी का और स्पेशली घर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है। आज तक शायद इस एरिया के ऊपर काम नहीं किया लोगों ने, तो ये उसकी एक जो ना वो एक लाइव एग्जांपल भी है। बहुत सारे लोग जी जी सफर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच बिल्कुल वंस अगेन, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम तनवीर अहमद है और मैं बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक कंसल्टेंसी जिसका नाम है एनाकॉनिक सॉल्यूशंस। या साथ साथ एक आइडिया हमें जहन में आया कुछ अरसे पहले कि इतने अरसे से बहुत सारे दोस्त जो कि ईआरपी प्रोफेशनल से रिलेटेड थे, तो बिल्कुल क्यों नहीं उनके साथ मिलके कोई एक एसोसिएशन बनाई जाए। तो ईआरपी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से हमने एक फोरम बनाया है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर जितने भी मेरे अपने जाती नेटवर्क में भी लोग थे, उसके बाद और मजीद मुझे इसको जो ना वो प्रमोशन मिली, तो हमने एक अच्छा रीजनेबल एक साइज का प्लेटफॉर्म बनाया जो कि ईआरपी एसोसिएशन के नाम से, स्पेशली इस चीज को जहन में रखते हुए कि हमारे यहाँ लोकल भी या अब्रॉड भी लोगों को ईआरपी चॉइस करने में काफी दुश्वारी का सामना रहता है और वो अक्सर औकात एक थर्ड पार्टी या एक न्यूट्रल ओपिनियन जरूर लेना चाह रहे होते हैं कि वो किस ईआरपी की तरफ जाए, बिकॉज के अगर जब वो सारे रिप्रेजेंटेटिव से लोगों से मिल रहे होते हैं तो हर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव अपनी ईआरपी और अपनी चीजों का जिक्र ज्यादा करते हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें ईआरपी एसोसिएशन के नाम से जहां पे उनको एक फेयर ओपिनियन मिले अपने पास ईआरपी इम्प्लीमेंटेशंस का, ना सिर्फ ब्रांडेड एप्लीकेशंस बल्कि जो लोकल ईआरपी हैं उनका भी। जिस कंसल्टेंसी फर्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, लोगों को पिक बिल्कुल करने में भी होती है, विच इज कॉल्ड एनाकॉनिक्स। तो ये भी या बेसिकली एक आज से कुछ 10-12 साल पहले एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ मेरे जहन में था और ये एक्चुअली एब्रिविएशन है एक 3 वर्ड्स का, विच इज कॉल्ड एनालाइज, conceptualize, सब्सक्राइब execute solutions. ओके 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 So ओके it's from analyze is N-A-N-A, and from या conceptualize O-N, and for execution is E-X. So it's become anaconics या and solutions. हमेशा से जहन में यही आइडिया रहा कि किसी को भी अगर सोल्यूशन कोई ऑफर करना है तो उसको पहले उसको एनालिसिस किया जाए, देन या उसके जो ना उसकी कॉन्सेप्चुलाइज किया जाए, देन वो सोल्यूशन उसको एग्जीक्यूट किया जाए। ना कि जो मेरे पास चीज है वही आप ले लीजिए और वही बेस्ट है, और वो चाहे वो उसकी कॉस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज के मेरा कैरियर जो है वो बिजनेस साइड से है। बिल्कुल टेक्निकल चीजों को मैंने लेटर ऑन किया। मैंने अपना कैरियर का स्टार्ट यहाँ कराची में सिटी बैंक से किया था बैक इन 1995, जहाँ पे प्री सेल्स की टीम थी सिटी बैंक की। सो आई वाज स्टार्ट एज ए कंज्यूमर सेल्स एंड 2001 में then I realized कि I supposed to change my career. I'm looking for a better a profession. Banking obviously is a good profession, but I'm looking for something else at that time. So मैंने 2-3 साल बहुत सारे experiences करने के बाद finally 2004 में I got a friend who actually referred me to a software house.
To be very honest, in 2004 and 5, I wasn't know about the software exactly what they are doing. और अगर सच पूछे तो मुझे उस वक्त जो CPU था वो ऑन करने के लिए भी उनसे पूछना पड़ा कि इसका बटन कौन सा है. So I was actually at that illiterate as far as the technology is concerned, but I at the time actually was fortunately that was an institute also. तो मैंने वहाँ पे अपनी ग्रूमिंग भी की आईटी लर्निंग के हवाले से, और फिर मैं उनके सेल्स बैकग्राउंड था तो मैंने अपनी सेल्स स्किल्स को और अपनी एक्सपर्टीज को भी इनहांस किया. देन लेटर ऑन आई जॉइन अनदर सॉफ्टवेयर हाउस जहाँ मुझे एक प्रोफेशनल ईआरपी मिली, और एक वो लोकल सॉफ्टवेयर हाउस था, बट मैंने वहाँ काफी एक्सपीरियंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे क्लाइंट के साथ मैंने उसको एंड किया. Later on 2011 में I got a chance to move दुबई, और दुबई जाने के बाद फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुबई इंटरनेट सिटी के अंदर एक अच्छी बड़ी रिप्रेजेंटेड कंपनी है जो कि इस वक्त वन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ERP दे आर कैटरिंग इन UAE, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला. और जो इंटरनेट सिटी का अपना एक माहौल है वहाँ मुझे बहुत सीखने को मिला, जो वहाँ पे एक कल्चर है और जहाँ प्रोफेशनल्स थे दुनिया जहान से लोग आते थे, बिकॉज कि वो इंटरनेट सिटी के अंदर कोई 10 to 15 ब्लॉक्स हैं जिसमें दुनिया की सबसे सारी बड़ी कंपनी रजिस्टर्ड है. यू कैन नेम इट ऑल देम. तो वहाँ पे लोगों से मिलना और फिर लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, तो उससे मेरा विजन बहुत ब्रॉड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. और फिर मैंने जो ना वहाँ पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी किया. दुबई के थोड़े से डाउनफॉल 2016 के अंदर, देन आई रियलाइज टू कम बैक इन पाकिस्तान. Or then I started my this Anachronic Solutions once again, although that was registered before that, but I wasn't active at that time. But 2016 के बाद then I again active that consultancy, and I grabbed some good result alhamdulillah. और इसी दौरान थोड़ा सा लोगों के साथ घुलने मिलने का मौका भी मिला और नेटवर्क भी स्टैब्लिश हो सका. तो ये एक थोड़ा सा मुख्तसर सा मेरा कैरियर है, और इसके अंदर ज्यादा चीजें जो है वो बिजनेस साइड से रिलेटेड है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और ट्रेनिंग से रिलेटेड है. ओके नहीं फिर भी चले. थैंक यू आपने तनवीर साहब अपनी हमारे साथ आपसे भी मुलाकात लिंक्डइन पे हुई. तो लिंक्डइन इज अ वेरी गुड सोर्स टू गेट द नेटवर्क, और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जो ना उस का पार्ट है, जिसके लिए जो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. थैंक यू यस थैंक यू सो मच, बिकॉज I was or I am always available any kind of a contribution which are related to the ERP education, because that field is very close to my heart too, because I started my career in ERP. So अगर हम आज के अपने टॉपिक की बात करें, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली अवेयरनेस ऑफ ERP सॉल्यूशन इन SME इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान. अगर हम ERP की बात करें या ERP सॉल्यूशन की बात करें, तो जैसे कि कुछ डेटा है जो कि कहा जाता है कि SMEs जो है वो पाकिस्तान की GDP के अंदर 30% कंट्रीब्यूट करती हैं, और 12 मिलियन यूनिट्स हैं जो कि तकरीबन जिसमें 30 मिलियन पीपल जो है वो एम्प्लॉयड हैं. ये SME की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, और बहुत ज्यादा मेजर चंक जो है और कंट्रीब्यूशन किया जाता है. फिर इसकी फर्दर बाइफर्केशन अगर आप इंडस्ट्री में चले जाएं, फिर आप क्या कहते हैं सर्विस साइड पर चले जाएं, लेकिन हम ओवरऑल बात करें. लेकिन अगर हम ERP की बात करें और उसका SMEs के साथ रिलेशनशिप देखें तो वो इतना ज्यादा नहीं है. अगर इसी के ऊपर हम बात करेंगे, उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी, अगर आपके कोई भी ERP के कॉन्सेप्ट्स के हवाले से या क्या इसके स्कोप है, फ्यूचर है, आप हमसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं. तनवीर साहब से उनके आंसर लेंगे, और क्या कहते हैं हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको इतना फ्रूटफुल बनाएं कि आज आपके माइंड सेट में ERP का कॉन्सेप्ट और SME के लिए ERP किस कदर जरूरी है, इस चीज को हम आपके माइंड सेट में क्लियर कर सकें. तो सबसे पहले थोड़ी सी अगर हम ERP की इंडस्ट्री करें कि जो ERP का कॉन्सेप्ट आया था जब दुनिया में आया था, तो ये आया था फॉर द लार्ज इंटरप्राइज. के लार्ज इंटरप्राइज के क्योंकि प्रोसेसेस बड़े होते हैं, सोर्स बड़े होते हैं, तो इनको जो है मैनेज करने के लिए किसी सिस्टम की जरूरत है. इसके लिए ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. लेकिन क्योंकि अगर अब हम बात करें उसके ऊपर हमारे तनवीर साहब से लेंगे. तनवीर साहब सबसे पहले तो आप हमें ERP बताएं, ERP क्या होता है, और SME के हवाले से आप हमें बताएं कि अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है
अराउंड द ग्लोब भी और पाकिस्तान के लिए भी ये कितना जरूरी है? जी तनवीर साहब। जी, बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली जैसे कि आपने बताया कि ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो डेफिनेटली इनिशियल लेवल के ऊपर जो एक दुनिया का एक बेस्ट ERP है, उसने 70s में अपने जो ना वो अपना काम करना शुरू किया। नाउ इज वन ऑफ द टॉप ERPs इन द वर्ल्ड। तो एट दैट टाइम लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा फ्रूटफुल था और यूजफुल था। और उसके साथ साथ जो ना लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर असल में कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, उनका फंक्शन भी ज्यादा होता है। बट अब ये सिनेरियो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। और अब तो ERP के साथ साथ जो ERP के सब मॉड्यूल्स होते हैं उनको भी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में या स्टार्टअप्स के अंदर भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। एक्चुअली तो इस इन एप्लीकेशंस को इफेक्टिवली यूज करने की जरूरत है, ताकि आप अपने अपने लिए इस तरह की डिसीजन मेकिंग रिपोर्ट्स आपके सामने आ सके, जो कि आपको फ्यूचर डिसीजंस के लिए आपको रेडी कर सकें। सो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी साइज है इंडस्ट्री का, उस हिसाब से अब ये एप्लीकेशंस जो ना वो बाइफिकेट हो गई हैं। सेल्फ जहां भी अगर आप हम प्रोडक्शंस को भी ऐड कर लेते हैं तो वहां हम ERP का नाम ज्यादा हमारे लिए जो ना वो यूजफुल होता है। बट अब छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये बहुत जरूरी हो गया, एटलीस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर और सप्लाई चेन साइड के ऊपर तो अब इन चीजों की बहुत जरूरत हो गई है। अगर इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, मेरे अगर व्यूअर्स अगर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल अभी इससे जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये इस किस्म की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं या उनके ऐसी मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं कि जो यूजुअली काम हो रहा होता है एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर ऑफिसेज में या ऑर्गेनाइजेशंस में, उन्हीं को ऑटोमेट कर दिया जाता है। लाइक जैसे अकाउंटिंग को वो अपने रजिस्टर्स पे लिख रहे होते हैं या मैनुअल रिसीप बना रहे होते हैं या उनकी जो भी परचेज हो रही होती है उससे किसी रजिस्टर में लिख रहे होते हैं, तो यही मॉड्यूल्स एग्जैक्टली एप्लीकेशन की सूरत में आके उनको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है, ताकि जो रिपीटेड वर्क है उससे भी बचा जा सके। बिकॉज कि जब आप मैनुअल काम कर रहे होते हैं या एक्सेल पे कर रहे होते हैं, तो आपको शायद एक जगह एंट्री करने के बाद आपको मजीद 4 जगह एंट्रीज करना पड़ती है और उसमें डुप्लीकेशंस में जो भी एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो जिसमें अकाउंटिंग भी ऐड है, परचेज भी ऐड है, सेल्स भी ऐड है, इन्वेंट्री भी ऐड है, तो इस किस्म की एप्लीकेशन जो भी एक बेसिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होती है, तो अब आप कहीं अगर परचेज करने की अगर आप एंट्री पास करते हैं तो वो आपके अकाउंट को भी हिट कर रही होती है, वो आपको इन्वेंट्री को भी हिट कर रही होती है और वो आपके सेल्स के लिए भी रेडी होती है। तो इस किस्म की एप्लीकेशंस जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनके बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर चाहिए होती है, वो इस तरह की एप्लीकेशंस ERP कराती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके लिए उन इस जो भी स्टैंडर्ड मॉड्यूल से हटकर भी उनके ऑपरेशंस के लिए कुछ जो ना वो मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, तो हम उनको अपनी लैंग्वेज में वर्टिकल्स भी कहते हैं। लेट्स सपोज कि एक बहुत जबरदस्त और एक बहुत ही फेमस जो ना वर्टिकल लाइक जो ना वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर कोई किसी को अगर स्कूलिंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए तो उसका ऑपरेशन बिल्कुल डिफरेंट है। स्टूडेंट ने आना है, रजिस्ट्रेशन होनी है, प्रोफाइल होना है, फी कलेक्शन होनी है, देन वो फी कलेक्शन के बाद उसको जो ना वो फाइनेंस में जाएगा। इसी तरह से अगर कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का ऑपरेशन बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम उसको कभी कभार अपनी लैंग्वेज में हॉस्पिटल की ERP भी कह देते हैं। और हम थोड़ा सा अगर इसको प्रॉपर लैंग्वेज यूज करें तो वो एक वर्टिकल कहलाता है उस इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स भी होते हैं और एक जेनेरिक ERPs भी होती हैं। तो ये दो तरह के सॉल्यूशंस जो है ना वो यूजुअली मार्केट में होते हैं। जो जेनेरिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें एक जनरलाइज एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की भी हो। लेकिन जो डेडिकेटेड या स्पेशलाइज वर्टिकल्स होते हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, बिकॉज कि वो उनके प्रोसेसेस के साथ सिंक हुए हुए होते हैं और थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के बाद ये हो सकता है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस जो कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करे, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को, और उसमें कम से कम पेपर वर्क हो, तो ऐसी एप्लीकेशंस को जो कम से कम उसमें 4-5 एप्लीकेशन तो जरूर होनी चाहिए
तो उनको हम ईआरपी कहते हैं। वो ईआरपी का ज़ाहिर ऑब्वियसली जो कि पूरे आपके जो बेसिक एंटरप्राइज को कम से कम सपोर्ट करे। और फिर वर्टिकल्स होते हैं, तो इस किस्म की एप्लीकेशंस होती है। फर्दर ऑन उसमें बहुत सारी और मॉड्यूल्स भी ऐड हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में फिक्स एसेट मैनेजमेंट हो रहा होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम हो रहा होता है। उनके पास बहुत सारी व्हीकल्स होती हैं, व्हीकल्स को कंट्रोल करना पड़ता है। और साथ साथ ये कि उनके पास हेल्थ केयर की के जो ना मॉड्यूल्स होते हैं, उनके पास पेरोल के मॉड्यूल होते हैं। एचआर एक बहुत फेमस बहुत ईआरपी है, और सीआरएम itself a very big मॉड्यूल। और अब तो सीआरएम तो ऐसा भी है कि एचआर और सीआरएम के तो अब अलग अलग पूरी कंपनीज ग्रो हुई हुई है, जिन्होंने अपने आप को एचआर और सीआरएम के नाम से ही बहुत पॉपुलर भी कर लिया है। तो नाउअडेज इट्स वेरी फेमस। और मैं आपको ये बता दूं एक चीज के, पाकिस्तान में इस वक्त ईआरपी का बहुत जबरदस्त स्कोप है। यानी कि शायद दुनिया जहान में कहीं इतनी अपॉर्चुनिटी ना हो जितनी अपॉर्चुनिटी विद इन पाकिस्तान है। और अब जो हम अभी नया ट्रेंड देख रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिल रही है। तो यू बिलीव इट के ईआरपी का कोई भी एरिया हो जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट हो, उसमें डेवलपमेंट हो, टेक्निकल साइड हो, उसमें एनालिसिस साइड हो, उसमें ट्रेनिंग साइड हो, ये तमाम एरियाज जो है ना वो बहुत वेकेंट है। इसमें बहुत गुंजाइश है। और थोड़ा सा अगर आप इसमें जो आवाज आ रही है? आपकी आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है तनवीर साहब, आपकी आवाज कट रही है। आई थिंक उनका इंटरनेट का थोड़ा सा फिर से इशू हो गया है, बिकॉज ही इज इन कराची। तो तनवीर साहब ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ईआरपी की बहुत ज़्यादा मार्केट है, और गवर्नमेंट भी जो है वो इसको जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप कर रही है। ईआरपी में बहुत से एरियाज हैं जो कि वेकेंट हैं, जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने एक साइड बताई कि बिजनेस डेवलपमेंट है, दूसरी उन्होंने साइड बताई कि ट्रेनिंग साइड आ जाती है, फिर उसकी अपनी क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन साइड आ जाती है। तो ये एक बहुत इमर्जिंग ट्रेंड है। अब क्या कहते हैं कि जब हम बात कर रहे थे और उन्होंने इसी चीज़ को आगे भी लेकर चल रहे हैं कि हर कंपनी के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि ईआरपी के अंदर हमेशा रिसोर्सेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के होते हैं, एक आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है और एक आपके फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने मैनेज करना है, जिसको हम ईआरपी बोलते हैं। एसएमई जो है फंक्शनैलिटी, बिजनेस फंक्शन के लिहाज से उनकी फंक्शनैलिटीज कम होती है एज कम्पेयर टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बट दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग सम ऑफ द फंक्शन। तो क्या फायदा होता है, जिसके बेनिफिट्स पर हम बात कर रहे थे कि अगर आप ईआरपी सोल्यूशन लगा लेते हैं तो क्या होता है कि आपके सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। इंटीग्रेशन से ये होता है कि अगर आप एक चीज में एंट्री कर रहे हो तो आपको दूसरे में भी दिख सकती है। तो इसी के ऊपर जो है तनवीर साहब बात करते। जी तनवीर साहब वापस आ गए। जी तनवीर साहब जी, मैं दूसरी मतलब आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, ये नहीं कोई दोबारा मसला इंटरनेट जैसे जी उम्मीद जी है कि मेरी जो थोड़ी सी एक सेशन था वो लोगों ने थोड़ा गेट किया होगा। फिर नहीं जी इस जी स्कोप के हवाले से भी आपको नेक्स्ट जी क्वेश्चन जी अगर आप करना चाहें तो जरूर जी जी प्लीज। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम ईआरपी का नाम लेते हैं तो क्या एक जहन में ख्याल ये आता है कि ईआरपी इज एन एक्सपेंसिव थिंग, क्योंकि वो उसकी एक ये मिथ भी बन चुकी है, क्योंकि एसएमई जो सोल्यूशन है रिसर्च नहीं होती है, वो लार्ज इंटरप्राइज वाले सोल्यूशन को देख रहे होते हैं, उनकी कंपनी का स्कोप छोटा होता है लेकिन वो प्राइसिंग लार्ज इंटरप्राइज की हो जाती है। तो इस डर में ही वो ईआरपी की साइड पर नहीं आते और वो ये मैनुअल सिस्टम में ही चल सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि जो ईआरपी सोल्यूशन हैं क्या वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, या एसएमईज के अंदर
किस तरह का बजट्स होते हैं और किस तरह के फंक्शन इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं, क्योंकि लोगों की रिसर्च नहीं होती। वो कई दफा होता है कि किसी गलत बंदे ने मशवरा दे दिया तो वो फिर एक अजीब सी सिचुएशन में पड़ के वो ईआरपी के पीछे पड़ जाते हैं कि ईआरपी ही गलत है। बंद कीजिए हालांकि बेटा। जी 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 आप एग्जैक्टली बिल्कुल। कॉस्टिंग के हवाले से डेफिनेटली जो ना वो बहुत सारी चीजें हैं, और जी जी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट वो लोग जो फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर मुझे सुन रहे हैं कि जो जी जी किसी ईआरपी को डिसाइड करने के लिए बैठे हुए हैं या इन द प्रोसेस है, तो डेफिनेटली आपको ये तरह देखना बहुत जरूरी है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपके पास कितनी कैपेसिटी है लोगों की, स्पेशली कि वो कितने कैपेबल हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या वो आप हर आदमी डेफिनेटली यही चाहता है कि टीयर 1 की एप्लीकेशंस जो ना वो ली जाए। टीयर 1 की एप्लीकेशन हम उन्हें कहते हैं कि जो थोड़ी सी एक्सपीरियंस ईआरपीज है, लाइक 10 साल पुरानी जो ईआरपीज है उनको हम टीयर 1 के अंदर काउंट कर लेते हैं, और टीयर 2 के अंदर अब वो एप्लीकेशंस हैं ईआरपी के जो इस पर ग्रोइंग है। तो हर बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन यही चाह रही होती है कि उसको टीयर 1 की एप्लीकेशंस मिल जाए, बट बजट्स उसके जो ना वो बिल्कुल भी उनके हिसाब से नहीं होते। सो बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को वो देखें, और स्पेशली जो रिसोर्स उनके पास विद इन मौजूद है उनको देखें। उसके बाद अब तो ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और टीयर 1 ईआरपीज ने भी बहुत सारी चीजें जो ना वो ब्रेक कर दी हैं। दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसने अपना एक सेकेंडरी वर्जन भी लॉन्च किया हुआ है जो कि अब कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और उसी के साथ साथ अब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस मौजूद हैं। साथ साथ आप जरूर एनालिसिस कीजिए ऐसी ईआरपीज भी कि जो SaaS, अगर आपने कभी लिखा हुआ देखा हो, ये SaaS बेस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है कि जो ईआरपी में इस्तेमाल होती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS, इसको SaaS भी कहते हैं। तो ये एग्जैक्टली, तो ये वो बेसिकली वो इसका पेमेंट मेथड जो है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लाइक इससे मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप इन एप्लीकेशंस को ले सकते हैं। तो अब दुनिया की बड़ी ईआरपीज भी अब SaaS बेस उन्होंने अपने वर्जन्स लॉन्च कर दिए हैं, और अब तो तकरीबन क्लाउड के बगैर ईआरपी की तो अब बात ही नहीं हो रही तकरीबन बिल्कुल लास्ट 5 इयर्स से। सो क्लाउड बेस्ड ईआरपीज की वजह से आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत आपको जो है ना आपको बहुत उसको सपोर्ट मिल जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। अब आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो एक वो साइट जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की ईआरपी की वो बिल्कुल ही खत्म हो गई अगर आप क्लाउड बेस्ड सिलेक्ट करते हैं, और हर अच्छा कंसल्टेंट आपको क्लाउड बेस्ड ही कहेगा। क्लाउड बेस्ड लेने के बाद आप SaaS वर्जन के ऊपर भी जा सकते हैं, तकरीबन सारी ईआरपी SaaS वर्जन भी, तो वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बैठ जाती है। बट उससे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि SaaS वर्जन लें या ना लें, जो ईआरपी आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसके प्रोसेसेस आपके प्रोसेसेस से कितने मैच करते हैं, पहली चीज। सेकंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने अगर सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, जो इम्प्लीमेंटेशंस में आना चाहते हैं और वो दोस्त और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो अब ईआरपी को सिलेक्ट करना चाह रही हैं, अगर आप तो मैनुअल प्रोसेसेस से या अपनी फोक्स प्रो बेस्ड लेगेसी ईआरपी से या एप्लीकेशन से अगर आप अब किसी क्लाउड बेस्ड ईआरपी पे अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज 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 जो भी ईआरपी आप ब्रांडेड अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको उसको जो ना उनके स्टैंडर्ड फीचर के साथ आप तो पहले उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। उसमें आप कस्टमाइजेशन में कोशिश करेंगे बिल्कुल ही ना जाए। ऑल्दो कि अब जितनी भी इस वक्त जो ब्रांडेड ईआरपीज है उनमें वो तमाम बेसिक फंक्शंस होते हैं जो आपकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो जितना कम आप कस्टमाइजेशंस करवाएंगे उतने आपके ईआरपी के सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होने के चांसेस बहुत बेहतर है, बिकॉज के ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन के फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। और अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ लोगों को सुन के ये हैरत भी हो कि जो दुनिया की टॉप ईआरपीज हैं उन्हीं के जो इम्प्लीमेंटेशन के जो रेशो है वो जो जो उनका इम्प्लीमेंटेशन फेलियर का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नहीं उसको ख्याल कर पाती कि जो उनका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, या अभी उन अपनी लेगेसी ईआरपी या मैनुअल काम से वो इस पे आ रहे हैं, और वो सारी चीजों को एक साथ शुरू करते हैं। फेस वाइज आपको शुरू करना बहुत जरूरी है।
और साथ साथ आपको कम से कम पहले 1 साल तो आप उनकी स्टैंडर्ड फीचर्स के ऊपर आप काम करें, ताकि आपके लोग भी फेमिलियर हो जाए और आपकी जो है ना आपके प्रोसेस बेसिकली आ जाए। और बहुत टफ होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, स्पेशली उनके लोगों के लिए। एक तो अपने डे टू डे के रूटीन को लेके चलना, और साथ साथ ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशंस करवाना। तो ये 2 चीजें बड़ी टफ होती हैं एम्प्लॉइज के लिए भी, इनको भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो कॉस्टिंग के हवाले से अब आपके पास डिफरेंट चॉइस मौजूद है। ईआरपी अब इज नो मोर एक्सपेंसिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो लार्ज इंटरप्राइजेस हैं, अगर वो आप टीयर 1 की टॉप एप्लीकेशन को अगर आप डिसाइड करेंगे तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब ऐसे एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिवली आपके पास इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और कुछ सॉल्यूशंस तो ऐसे हैं कि जो मंथली सब्सक्रिप्शंस पे आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। ओके, जी मिस। अच्छा, अब अगला मेरा क्वेश्चन फेलियर के हवाले से ही था कि अगर हम ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एज कंपेयर टू लार्ज इंटरप्राइज, एसएमई में फेलियर रेट थोड़ा ज्यादा है, और उसकी 2-3 रीजन है जो कि मेन है। वैसे रीजन तो बहुत है। एक तो उसकी पीपल मैनेजमेंट के लोग नहीं सपोर्टिव होते, प्रोसेसेस नहीं सही से डिफाइन कर रहे होते, फिर बजटरी इशू बहुत ज्यादा होते हैं, और इसके अलावा लोगों में जो है उस तरह से अवेयरनेस भी नहीं होती, या एक डंडा होता है। तो इसके बारे में बताएं कि क्यों एसएमईज में फेलियर ज्यादा है एज कम्पेयर टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या इश्यूज हैं कि वहां पे फेलियर ज्यादा होते जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी इसी चीज को हाईलाइट कर रहा था और आपने भी यही चीज हाईलाइट की है कि बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि एक छोटा सा एग्जांपल जाती है कि जब आपको हाथी पालना है तो आपको अपने दरवाजे भी बड़े करना पड़ते हैं, ठीक है ना। तो होता यही है कि हम एक बड़ा हाथी किस्म का ईआरपी तो हम डिसाइड कर लेते हैं, बट वो जो उसको बेचारे को रखने के लिए और जो एटलीस्ट उसको एंटर करने के लिए जो पैसेज चाहिए वो हम डिसाइड ही नहीं करते हैं। तो एसएमईज में यही इश्यूज हैं, क्योंकि उनके पास अपने प्रोसेसेस, उनके अपनी जो भी इंटरनल जो भी उनके स्ट्रक्चर होता है और एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। और जब वो टीयर 1 की एप्लीकेशन को डिसाइड कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि ये शायद बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगी अब फौरी तौर पे, तो वो उनका एक मिस्टेक हो जाती है। उसमें ऑल्दो ये कि अगर उन्हीं टीयर 1 एप्लीकेशंस को अच्छे से प्लान किया जाए या मॉड्यूलर वाइज लेके चला जाए, और अगर इम्प्लीमेंटेशन टीम और जो भी क्लाइंट साइड टीम है वो अच्छी हो, ये सब चीजें एक साथ आइडल होना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये फेलियर रेट इसीलिए ज्यादा है, जो एसएमईज को स्पेशली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए और अपनी टीम की कैपेसिटी को देखते, अपने अपने रिसोर्सेज को देखते हुए उन्हें ईआरपी डिसाइड करनी चाहिए। अगर वो टीयर 1 के लिए उन्होंने अपने आप को प्लान कर भी लिया है तो फेज वाइज जाए, स्लोली उसमें ऐड करें, बहुत सारे मॉड्यूल्स को एक साथ ना आप डाल दीजिए। तो ये तो पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज ये कि एसएमईज के अंदर जो भी फेलियर का रेशियो वो इसी वजह से है कि उन ईआरपीज के स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है एक्चुअली। और जो एक आम हमारे जमान में जो हमारे आईटी और ईआरपी के जमान में जो हम कभी कभार डिस्कस ही करते हैं कि वो ईआरपीज आपकी प्रोसेस के हिसाब से नहीं मोल्ड हो सकते, और ना वो करते हैं अपने आप को। वो तो ये कहते हैं कि जी स्टैंडर्ड प्रोसेस ये है, आपने करना है तो करें, नहीं करना है तो फिर ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बाज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस को ये बात बहुत बुरी लगती है कि यार मेरा जो देसी तरीका है वो तो काम करने का ऐसा है, और इतनी बड़ी मैं ईआरपी भी ले रहा हूँ, इसका इतना बड़ा नाम भी है, क्या वो मेरे फ्लेक्सिबल हो सकते? टू बी वेरी ऑनेस्ट वो नहीं करते, और वो अपने प्रोसेसेस के ऊपर बहुत फर्म होते हैं और उनके प्रोसेसेस स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। शायद आज हमारी वो जो एसएमईज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही होती हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों को स्किप किया जा रहा होता है, या उसमें उनको इग्नोर किया जा रहा होता है इन प्रोसेसेस को। तो ये भी एक वजह बन जाती है जो भी एसएमईज के अंदर जो ना वो ब्रांडेड एप्लीकेशंस की फेलियर की। तो इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। बट ये कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ईआरपी डिसाइड करना चाहते हैं, कोशिश करें कि जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है उन्हीं को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ना कि जो देसी हमारा जो भी अगर प्रोसेस है तो उनके समहाउ आपको उन प्रोसेसेस पे आके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप ग्लोबल
लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और उसके स्ट्रक्चर को लेके जा सकते हैं। जी, मेरा अगला सवाल यही था कि हमने फेलियर की बात की, लेकिन हम ये जान के, क्योंकि ये मैं अवेयरनेस है माजरत तो चाहता हमें हूँ, मैं आपके अगले सवाल पे पहले पहुंच जाता हूँ और आपका जी, जी। सवाल बाद में आता है। कोई चलें नहीं, नहीं, प्लीज। कोई मसला नहीं, क्योंकि वो डिस्कशन ऐसी है कि बेसिकली हम के बेनिफिट्स की बात क्या करें, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ईआरपी लगवाने के एसएमईज़ को क्या बेनिफिट्स हैं। प्लीज़ आप उनके बारे में करें, क्योंकि उस चीज़ के बेनिफिट्स बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी लोगों में उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता नहीं है, वो इसको एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर समझते हैं, जैसे कि हम मोबाइल के ऊपर यूज़ करते हैं। लिटरली लोगों का ये माइंडसेट है ईआरपीस को लेके। तो आप बेनिफिट्स बताएं कि हमें कितने मल्टीपल बेनिफिट देते हैं, जिसके लिहाज से इसके ऊपर आना हमारे लिए कितना फायदेमंद है। जी। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपने ये बात भी मजीद दोबारा सही की कि अनफॉर्चुनेटली अब भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक नेसेसिटी की पोजीशन नहीं मौजूद है। लोग बिल्कुल। इसको एक्सपेंस में ही काउंट कर रहे होते हैं कि ये एक एडिशनल एक्सपेंस है, बल्कि बिल्कुल। इनकी ये जो एप्लीकेशंस हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों के लिए तो जो ना वो शायद लेगेसी एप्लीकेशंस को चेंज करना इसलिए भी डिफिकल्ट होता है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके रिसोर्सेज हैं, वो ऑलरेडी पुरानी एप्लीकेशन के साथ मैच हुए हुए होते हैं, लेकिन जो है ना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जो ना इसको इन चीज़ों को अडॉप्ट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी इसकी इम्पोर्टेंस को समझा जाए कि ये एप्लीकेशंस इनको किस कदर जो ना वो बेनिफिट दे सकती है, और एटलीस्ट जो अब न्यू वर्जन्स हैं और जो जिस तरह से अब नई एप्लीकेशंस में बीआई टूल यूज हो रहा है, हम्म। वो बीआई हम्म। टूल्स जो ना वो बहुत यूजफुल है आपकी डिसीजन मेकिंग रिपोर्ट्स के लिए, जो कि आपको असल में, जो मैंने पहले भी जैसे कहा कि ईआरपी का जो असल मकसद है वो आपकी वो डिसीजन मेकिंग रिपोर्ट्स है कि जो हम्म। आपको इन फ्यूचर और या जो भी आपके बिजनेसेस के हिसाब से डिसीजन लेने में मदद कर रही हम्म। होती है। तो ये हम्म। एक दिन में नहीं पॉसिबल होता, ऑब्वियसली आप एटलीस्ट कम से कम 4-6 महीने एप्लीकेशन को चलाते हैं, तो और उसके बाद आप जब ट्रेंड्स सेट कर रहे होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो ट्रेंड जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो आपको जो है ना वो रिपोर्ट बना के दे रहे होते हैं। तो वो हम्म। इन चीज़ों की अहमियत को समझना ज़रूरी है, और स्पेशली हम्म। आप जो जी, जी, ईआरपी जी। की कॉस्ट को कैलकुलेट करें, तो हम्म। उसको आप 1 साल पे कैलकुलेट नहीं करें, कम से कम 3 साल की ऊपर उसको जरूर कैलकुलेट करें, बिकॉज कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में ईआरपीस को सिलेक्ट करने के लिए जो एक क्राइटेरिया है वो उसकी अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट है बेचारे की। वो कहते हैं कि यार ये बस। इतना एक्सपेंसिव है, इसको कैसे हम्म। हम अफोर्ड करेंगे और इसका बिल्कुल। फायदा क्या होगा। तो लिटरली, बिल्कुल। और आप यकीन करें इस बात को कि हमने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहाँ पे उनकी लीकेजेस थी, उनके हम्म। वेस्टेजेस थे, खास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या और मैन्युफैक्चरिंग हम्म। इंडस्ट्री में, तो जो हम्म। उनकी जो भी उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो जो लीक हो जाता है या चोरी हो जाता है या जिसका हम्म। ट्रैक नहीं मिलता है या हम्म। जो ना वेस्ट हो जाता है, उस कॉस्ट को ही जब हमने 3 साल में कैलकुलेट करके दिखाया तो वो ईआरपी की आधी की कॉस्ट से भी ज्यादा अमाउंट बन गई, हम्म। कि जो हमने ट्रैक कर लिया कि ये क्यों लीक हो रही है, हम्म। ये वेस्टेज क्यों आ रही है, ये वेस्टेज क्यों आई। तो हम्म। ईआरपी लॉन्ग टर्म में यकीनन आपके लिए यूजफुल है। अगर आप उसको डे फर्स्ट की कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे तो यकीनन आपके लिए जो ना वो समझना मुश्किल होगा। अ, सही ईआरपी की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम्म। लाजमी इस वक्त पाकिस्तान में 3-4 बड़ी सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आप उनको ज़रूर इवेल्युएट करें और साथ हम्म। साथ अपने लोगों को ज़रूर इवेल्युएट करें, थोड़ी सी रिसर्च करें एप्लीकेशन के हवाले हम्म। से, अपनी हम्म। इंडस्ट्री के अंदर जाके देखें कि कौन सा हम्म। सोल्यूशन सक्सेसफुली चल रहा है, सिर्फ हम्म। कंसल्टेंट के ऊपर, या जो मुझ जैसा जो भी जो ना वो ईआरपी कंसल्टेंट आ जाता है और वो ये कहता है कि बस अब आपके लिए तो यही सबसे बेस्ट है। बिल्कुल ऐसा ना हम्म। करें, अपनी रिसर्च करें, बिल्कुल। और जो ऑनर्स हैं स्पेशली उनको थोड़ा सा ईआरपी लिटरेट होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज कि हम्म। हमारा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो ऑनर्स हैं वो बेचारे वो ज्यादातर वो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, बट अब कुछ थोड़ा सा बिल्कुल। ट्रेंड चेंज हो रहा है, जब नए जो लोग आ रहे हैं वो खुद रिसर्च कर रहे होते हैं और वो खुद ट्यूटोरियल्स हम्म। देख रहे होते हैं। अब तो इतना मटेरियल मौजूद है कि आप शायद अब तो
इंटरनेट पे बैठ के ही आप 1 महीने में अपनी 3-4 ईआरपी की खुद एनालिसिस रिपोर्ट बना सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। तो कॉस्टिंग के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से जो है ना वो आप ज़रूर रिसर्च करें, बट लेकिन इसको नेसेसिटी ये कितना यूज़फुल है, ये आपको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म में ही मालूम होगा, डे फर्स्ट पे नहीं मालूम होगा, लेकिन इसको एसेंशियल समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ कि ये बैकबोन है अब आपके ऑर्गेनाइजेशन की। मैं तो बाज़ औक़ात कभी-कभार एक मिसाल देता हूँ, कभी अगर हम सीआरएम के लिए की सेल के लिए जा रहे होते हैं और हमने कहीं चेक किया था कि उनका एक मैनेजर था, वो मैनेजर के पास एक बहुत बड़ा डेटा था कस्टमर्स का, और वो मैनेजर इत्तेफाक से फ़ौरन छोड़ के चला गया। उसको कोई इमरजेंसी थी या कोई और उसने उसको जॉब मिल गई थी, उसने कहा कि जी मुझे तो जाना है एंड दैट्स इट। अब जब वो चला गया तो उसकी लॉयल्टी भी बाकी नहीं रही। तो अगर तो आपके पास सीआरएम एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट हुई है तो आपके पास वो सारा डेटा प्रॉपर्ली फीड होगा, बिकॉज के वो 4-6 महीने आपके साथ था या साल आपके साथ था, उसने प्रॉपर्ली डेटा डाला है। लेकिन अगर उस प्रॉपर्ली डेटा नहीं है और अगर सिर्फ एक्सेल शीट पे ही मौजूद है तो बहुत मुमकिन है कि वो सारा डेटा अपने साथ ही ले जाए या उसको मैनिपुलेट कर दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सेल्स की टीम के लिए, सेल्स के लोगों के लिए, जो लीड्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आपका कस्टमर डेटाबेस होता है, व्हिच इज बिल्कुल। मोर देन अ लाइफलाइन फॉर देम। तो अगर आप सीआरएम पे डे टू डे बेसिस के ऊपर उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं तो इन द एंड ऑफ द डे, इस दिन आपको मालूम होता है इन अ वेरी गुड मंडे, सो इन द मॉर्निंग के यार वो तो छोड़ के चला गया है। तो फिर अगर आपके पास सीआरएम नहीं है या आपने अपना डेटाबेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया हुआ, तो अब आप उसको बुला नहीं सकते। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसे रूल्स नहीं है जैसे दुबई में रूल्स हैं। यहाँ तो हम नेक्स्ट डे जो है ना वो किसी को भी अस्सलाम वालेकुम करके हम चले जाते हैं, उसके बाद जो है ना वो उसकी फिक्र कोई नहीं होती है हमें। तो हमें यहाँ पे इस तरह की एप्लीकेशंस और आपका जो डेटा बेस है वो आपके बिजनेस को बहुत सिक्योर कर सकता है और आपकी फ्यूचर को जो बहुत सिक्योर कर सकता है। जी, अच्छा। तन्वीर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपको पता है कि अब बहुत सी कंपनीज जो है वो ई कॉमर्स की साइट पर जा रही हैं, ई कॉमर्स बिजनेसेस आ रहे हैं, तो उसके हवाले से ईआरपी की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लॉजिस्टिक पार्ट जो है वो ईआरपी का पार्ट है। ठीक है, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट बन गई, चीजें बिकना शुरू हो गई, लेकिन ईआरपी कितना ज्यादा स्ट्रेंथन करती है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपकी लॉजिस्टिक अच्छी होगी तो आपका बिजनेस का जो भी मॉडल होगा वो कितना सक्सेसफुल होगा। तो इसके हवाले से भी हमें बताएं आप वेरी इम्पोर्टेंस। वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ई कॉमर्स को तो आप ईआरपी के बगैर या ऑटोमेशन के बगैर चला ही नहीं सकते, बिकॉज कि उसकी सारी जो ब्यूटी है इस प्रोसेस की और इस बिजनेस की, विच इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बेसिकली। या तो रिसेंट पास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 2-3 नए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है कि जो अपने जिनके पास फ्रंट एंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स तो थी, बट वो बैक एंड अपना मैनुअल ऑपरेट किया करते थे। मतलब मैनुअली ऑपरेट करने से बुरा देखिए, फ्रंट एंड के ऊपर उन्होंने किसी एक ब्रांड पे एप्लीकेशन बना ली, किसी एक ब्रांड पे ई कॉमर्स बना लिया, जो ऑर्डर उनके पास आ रहा है पीछे से तो वो एक लिस्ट के सूरत में आ रहा है, वो एक्सेल पे कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके उसको स्टोर वाले को भेज रहे हैं, स्टोर वाला एक्सेल को अपने पास रख रहा है। फिर इस तरह से सारा काम मैनुअल चल रहा होता है। लेकिन ये इस पैंडेमिक के इशू के बाद जितना उनके पास प्रेशर पड़ा बिजनेस का, तो वो इन मैनुअल प्रोसेसेस को चलाने की पोजीशन में ही नहीं रहे, और दे हैव टू कम विद द ईआरपी के लिए हमें अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। सो अब नाउ इन डेज ई-कॉमर्स इज अ बिग फ्यूचर इन पाकिस्तान, स्पेशली इस पैंडेमिक के टाइम के बाद। तो अब लोग हमारे एंड यूजर ने बहुत एक्सपीरियंस किया है ऑनलाइन परचेजिंग का, जिसकी वजह से ये बिजनेस का जो एक जो भी एक रिक्वायरमेंट है उसकी वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और इस रिक्वायरमेंट को बढ़ने की वजह से अभी तो हम बिल्कुल उस उतनी ऑटोमेशन पे तो नहीं गए जहां आजकल दुनिया की बड़े बड़े ब्रांड जो है ना ऑटोमेट कर रहे हैं। आपको शायद अंदाजा ही होगा कि अब उनके पास तो जो ना वो डिलीवरी पॉइंट्स भी बिल्कुल ऑटोमेट होते हैं कि उनका पार्सल बन के जो है ना वो ड्रोन पे जाके और जो ना उस जगह पे ड्रॉप करके आ जाता है, वो सारा चीजें ऑटोमेट हो रहा होता है। पर लेकिन फिर भी हमारे पास भी अब जो ना वो एटलीस्ट जो ना शुरुआत है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट हुई हैं। मैंने ये देखा है जो ई कॉमर्स के जो लोग हैं
ऑटोमेट करने के बाद उन्होंने लोगों को निकाला नहीं है, उन्हें लोग बढ़ाना पड़े क्योंकि उनका रेशो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनको और लोगों ने भी रियलाइज करना शुरू किया है कि उनकी जो उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन मिल रहा हो। तो ई कॉमर्स के लिए, अच्छे ई कॉमर्स को आगे ग्रो करने के लिए, और जो लोग ई कॉमर्स बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है, जो अब तक सिर्फ फ्रंट एंड की वेबसाइट्स को ही मेंटेन करके अपने पास बैक एंड के ऊपर मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं एक टिप दे दूं कि ऐसे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। उसने हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि हम ब्रांडिंग नहीं कर सकते यहाँ पे, बट लेकिन ये कि आपके पास अब जो ना बहुत अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप सर्च इंजन पे आइए और इस किस्म की ब्रांडेड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान में, और इसके भरपूर कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि आपको बहुत जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दे सकते हैं। ई कॉमर्स का एक बड़ा बूम है, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है और छोटे छोटे घरों में बैठ के खवातीन भी इन बिजनेस कर सकती हैं, तो इट्स अ बिग अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी। और आपके मुल्क में इस तरह के बहुत सॉल्यूशंस मौजूद हैं, ब्रांडेड भी हैं और अनब्रांडेड भी हैं। अनब्रांडेड के साथ थोड़ा सा मेरी जो ना एक कुछ शिकायतें हैं कि उनको उनके पास जब भी कोई आप अनब्रांडेड सॉल्यूशन आप डिसाइड करने जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी टीम को जरूर देखें, उनके डिलीवरीज को जरूर देखें, बिकॉज के हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोकल सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो अनब्रांडेड सॉल्यूशन पर डील कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत डेडिकेटली काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके प्रोसेसेस जो ना वो इतने स्टैंडर्ड नहीं होते कि बाद में खुदा न खास्ता वो सॉफ्टवेयर हाउस बंद हो जाए या वो जो टीम लीड है जिसने उस सॉफ्टवेयर हाउस में बैठ के काम किया होता है, तो वो बेसिकली जो ना फिर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा होता। लेकिन ब्रांडेड ईआरपी में आपके पास जो है ये एक एडवांटेज है कि ब्रांडेड ईआरपी के जो भी रिसोर्स हैं ग्लोबली अवेलेबल होती हैं, और उनके पास ये तमाम प्रोसेसेस होते हैं कि अगर आप एक पार्टनर आपको सर्विस नहीं दे रहा तो वो दूसरा पार्टनर आपको भी सर्विस दे सकता है, तो ये ब्रांडेड एप्लीकेशन में ये भी एडवांटेज। ओके, अच्छा तनवीर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि ईआरपी की इंडस्ट्री बूम पे पाकिस्तान में, तो मेरा स्किल के हवाले से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, लेकिन उस तरीके से ईआरपीज नहीं पढ़ाई जा रही, या पढ़ाई जा रही है पर उसका वो जो प्रैक्टिकल एक इम्प्लीमेंटेशन होती है और एक जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है वो नहीं दिया जाता। तो किस तरह का स्किल सेट इस वक्त डिमांडेड है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम ताकि बच्चे उस तरह के स्किल को सीखें, क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन द एकेडमिक साइड और इंडस्ट्री साइड। तो किस तरह के आपको लगता है कि स्किल सेट की जरूरत है इस वक्त इंडस्ट्री में, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि कहा जाता है कि इतने स्टूडेंट जो है अभी ग्रेजुएट हुए होंगे और कोविड है और ये है या जो भी है, तो किस तरह के स्किल सेट की अब फ्यूचर में भी डिमांड होगी विद रेलिवेंस टू द ईआरपी इंडस्ट्री? मैं स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली एक बात ही करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 अपने एकेडमिक के ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें, ठीक है ना? क्योंकि इतना कंपटीशन है मार्केट के अंदर और जॉब्स नहीं है, बट लेकिन अगर आप अपने एकेडमिक्स के एंड होने का वेट करते हैं और आप पैरेलल कहीं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं ले रहे, तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है। थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स तो है ये प्रोसेस, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है, बिकॉज के देखिए हमारी इंडस्ट्री में या जिस इंडस्ट्री में आप आना चाहते हैं इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप डे टाइम में यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व हैं तो आप इवनिंग टाइम में आपके पास कोई भी ऐसा वेंडर या कोई ऐसा सोल्यूशन हाउस आपको मिल सकता है जो कि आपको यूके, यूरोप, कनाडा साइड के ऊपर आपके लिए आपको हायर कर सकता है, ठीक है ना? तो आपकी टाइमिंग से भी ऐसा इशू नहीं है, बट ये कि बहुत सारी आपकी ऐसी एक्टिविटीज जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, और आपको एटलीस्ट अपनी यूनिवर्सिटी टाइम के साथ डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर्स आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। किसी भी आप सोल्यूशन पे जाएं, आपको अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में जाएंगे, बिकॉज के स्टूडेंट टाइम के अंदर आपकी जो जॉब एक्सपेक्टेशन होती है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती, और यस। आप की जो सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है वो भी ज्यादा नहीं होती। लेकिन जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं और डेफिनेटली जब आपने इतनी मेहनत की हुई होती है तो आपकी जॉब एक्सपेक्टेशंस और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो दोनों चीजें बहुत हाई हो चुकी होती है। तो
उस टाइम में कभी कभार फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें सही भी नहीं हो पाती, और शायद मेरा ख्याल है कि शायद वो अब आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जिस वजह से डिसीजन इतने आपके फेवर में नहीं आते। लेकिन अगर आप अपने एकेडमिक के बिटवीन नहीं, अपने 3 to 4 आवर्स अगर आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस में लगाते हैं, तो उस वक्त जो आपको पे आउट मिल रही होती है वो भी शायद कभी कभार आपके साथ जो है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होती है, और जो ना वो आपको टाइम भी बॉदर नहीं करता। लेकिन डेफिनेटली माय डियर फेलोज, आपको अपने 3 to 4 आवर्स, आपको जो प्रीशियस टाइम है आपका ये, उसमें आपको प्लान करना पड़ेगा। और जो अब भी ये है कि जो लोग प्लान किए हुए होते हैं, तो जब वो ग्रेजुएट कर लेते हैं, उनके पास डिग्री भी होती है और उनके पास एक अच्छा हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी होता है। शायद वो 2-3 जगहों पे स्विच भी कर चुके होते हैं, तो दे गॉट नो दैट कि यार इस सब मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किस साइड पे जाना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। तो ये सब आपसे अच्छा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। आपको लोग मशवरा जरूर दे सकते हैं, लोगों के मशवरे पे जरूर जाए और उसको जरूर एनालिसिस करें, लेकिन जितना अच्छा आप अपने आप को समझते हैं और प्रोसेस को करते हैं, उतना बेहतर कोई नहीं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को स्पेशली यही कहूंगा कि डोंट वेट फॉर द ग्रेजुएशन, ठीक है ना, कि जी वो खत्म हो जाएगी तो मुझे शायद ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, ऑल दो कि अभी भी बहुत रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्लीज अपने आप को स्किल रखें और अपने आप को प्रिपेयर रखें, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज और आप जो ना वो दूसरों से जो ना डिफरेंट हो जाते हैं सिलेक्शन के वक्त। आपके पास ग्रेजुएशन भी है, डिग्री भी है, और आपके पास जो ना वो हैंड एक्सपीरियंस भी है। तो दैट इज एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू लेट देम नो। मैं स्टूडेंट्स के मामले में तो और मेरा दिल चाहता है कि बहुत सारा कुछ बोलूँ कि यार वो किस तरह से अपने जो ना वो टाइम को जो ना वो को जरूर डिवाइड करें, और जो ऐसी एक्टिविटीज है जो कि उनके लिए इस वक्त बेनिफिशियल नहीं है, ना उनकी टेक्निकल स्किल्स के हिसाब से, ना उनके जो ना दूसरी अदर स्किल्स के हिसाब से, उन्हें अपने आप को देखना पड़ेगा और अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैं कभी कभार जो ना कुछ दोस्तों से कोई उनको स्टूडेंट्स को ये विजुलाइज करवाता हूँ, शायद 2 मिनट आपको और लूंगा कि नहीं नहीं नहीं, हाँ। प्लीज 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 ये तुम तो ये प्लीज ये रियलाइज करो कि आज तुम जो 4 साल तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के हैं, और इस 4 साल के अंदर तुम अपने आप को एटलीस्ट तुम्हारे 18 आवर्स हैं या एटलीस्ट 16 आवर्स हैं, वो तुम अगर बिल्कुल ऐसा करके गुजार लोगे, तो तुम यू कैन इमेजिन कि वन डे इन सनी डे इन दुबई, शेख जायद रोड पे बहुत अच्छी गाड़ी के अंदर तुम जो ना वो ड्राइव कर रहे होगे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ। तो ये उसमें या पॉसिबल है बिकॉज कि तुमने सही से प्लान कर लिया था। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा अपने आप को सुस्त रखा, रात को देर से सोए, सुबह यूनिवर्सिटी भी देर से पहुंचे और सारे काम मिसमैनेज हो रहे हैं, और जो ना वो बड़ी मुश्किल से तुमने पढ़ने की कोशिश भी की, और उसके बाद इन दी एंड तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई कि यार मैं तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, मुझे तो जॉब की फौरन ऑफर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली। आपको अपने साथ अपने लिए थोड़ा सा जो है वो प्लान करना पड़ेगा, और वंस ये आप 4-5 साल अपने यूनिवर्सिटी को प्लान कर सकते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यू कैन ड्रीम योर बेस्ट वीकेंड समवेयर इन यूके, ठीक है ना, नॉर्थहैम्पटन में आप जो है ना कहीं अपने वीकेंड को प्लान कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है कि अगर आज आपको थोड़ा सा मजीद जो ना वो टाइट अप कर। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लोगों को पता नहीं है कि ईआरपी जो साइड है, या ईआरपी में जो कंसल्टेंसी साइड है, मोस्ट एक्सपेंसिव कंसल्टेंसी कंसिडर की बिल्कुल जाती है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली। ईआरपी जो है वो ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन जो है, अगर हम बताएं तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैकबोन होती है, ईआरपी की इम्पोर्टेंस है कंपनी के अंदर इस ये रखी जाती है कि वो बैकबोन है पूरे, क्योंकि आप स्ट्रक्चर के ऊपर एग्जैक्टली काम करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके, ये तो हमने बात की। एक थोड़ा सा है कि ये कहने में आता है, बिकॉज आई एम अ फीमेल टू, कि कंसल्टेंसी फील्ड जो है वो फीमेल्स के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई टाइमिंग्स नहीं होती। क्योंकि जब आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, आपने डे एंड नाइट कोई 15-15 दिन मुसलसल काम करना होता है। तो आपको क्या लगता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, वो इतनी ज्यादा इंथुजियास्टिक हैं और पैशनेट हैं, तो क्या उनको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर है, लेकिन अब जितनी एनालिटिकल और जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग फीमेल्स हैं, और जितना ज्यादा वो अब ईआरपी आईटी साइड पर आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है फीमेल्स के लिहाज से? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि आईटी और ईआरपी या आईटी फील्ड जो है ना इज बेस्ट फॉर द फीमेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो ये प्रोफेशन जो है ना उनके लिए बेस्ट है, बिकॉज के समहाउ हमारा जो कल्चर है उसमें ऐसा है कि आप जब अच्छी तरह से यूनिवर्सिटी
कर चुकी होती हैं, उसके बाद अब आपके पास जो है ना वो एक ही टास्क आपके पेरेंट्स के पास रह जाता है कि यार आप किसी तरीके से इनकी जो ना शादी कर दी जाए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, वो जो जितना आपने मेहनत की होती है, जितना आपने पैशन किया हुआ होता है, जितना आपने प्लान किया हुआ होता है, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक एक तो साइड इसकी ये है कि अगर इफ यू आर ए गुड स्किल्ड पर्सन, डेवलपर अगर आप अच्छी हैं, हम्म। अ, आप अगर कंसल्टेंट भी अच्छी हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम। ये बहुत आसान है अब तो, खास तौर पे अपनी फैमिली को, नई फैमिली के साथ मैनेज करना, अपने आने वाले चैलेंजेस के साथ मैनेज करना फीमेल के लिए। बिकॉज मैं बहुत सारी अपनी कजन्स को देखता हूँ कि जिन्होंने हम्म। दे बिकम डॉक्टर, ठीक है जी, हम्म। और अब डॉक्टर बनने के बाद जो है ना उनको ज़ाहिर है जब फील्ड में जाना है तो उनको हॉस्पिटल जाना है और जाके फील्ड पे ही काम कर सकती हैं, वो होम होम बेस्ड काम नहीं कर सकती। तो अ, बिल्कुल। वो बेचारी, जो बहुत सारी डॉक्टर फीमेल्स हमारी जो है ना वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं, इसीलिए कि जो ना वो प्रोफेशन में नहीं आ पाती। बट अगर आप आईटी फील्ड में आना चाहती हैं तो आपके पास बहुत एडवांटेज है। आप समहाउ अपने लिए, अगर आप अपने पास एनवायरनमेंट को बेहतर कर लें तो यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम, पहली चीज। हम्म। सेकंड ये कि टाइमिंग का इशू, पता नहीं, मुझे नहीं अंदाजा होता। थोड़ी सी जो रीजनेबल साइज की जो कंसल्टिंग कंपनीज हैं, वो हम्म। उनके टाइमिंग्स हमेशा बेहतर रहते हैं, मेल्स के लिए हों या फीमेल्स के लिए हों स्पेशली। हम्म। और ट्रैवलिंग्स होती हैं, बट ये कि कभी कभार आउट ऑफ द सिटी नहीं होती, विद इन सिटीज होती हैं फीमेल्स के लिए वो। और हमें थोड़ा सा, हम हमारे जो अभी अब भी हमारे पास कल्चर में ये चीज़ मौजूद है कि उन फीमेल्स को हम कोशिश करते हैं कि विद इन सिटी ही ट्रैवलिंग दें या डे टाइमिंग में ट्रैवलिंग दें। लेकिन बाज़ औक़ात कभी होता है, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं कि अगर आपको जो ना वो आउट ऑफ द सिटी जाना है या आप जो ट्रैवलिंग है वो ज़ाहिर है फिर आपको कहीं करना पड़ता है। लेकिन फीमेल्स के लिए इंकरेजिंग है। पता नहीं आपका एक्सपीरियंस हो सकता है उसका ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा उस हवाले से आपने एक्सपीरियंस किया हो। लेकिन मुझे लगता है जितना मैंने फीमेल्स के साथ काम किया है या जिनको मैंने मैनेज किया है, तो मैंने हमेशा उनको कोशिश की कि उनको जो ना वो ईज़ दिया जाए और नहीं उनको नहीं, हमेशा इनकरेज दैट किया वाज जाए। वो कंसल्टेंसी फील्ड के थे, लेकिन ये फीमेल्स की साइड पर एक माइंडसेट है कि कंसल्टेंसी साइड, ईआरबी कंसल्टेंसी साइड फीमेल्स के लिए नहीं बनी हुई। बिकॉज आई वर्किंग, तो मुझे पता, मुझे आइडिया, क्योंकि मैं उस एंड पर होती थी जहाँ मैं लोगों के इशू सुना करती थी, तो मैं इस वजह से ये कहती कि ऐसा नहीं होता, ये भी एक वो क्या कहते हैं, कंसिडर किया जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल है, उसके बाद जो है हम अपना शो खत्म करेंगे क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चला और आई थिंक इट्स अबाउट टू एंड, हम एंडिंग की तरफ है कि अब आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एसएमईज के लिए आपकी कोई रिकमेंडेशंस हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, ठीक है, कि क्या जो है क्या रिकमेंडेशंस हैं आपकी फॉर द ईआरपी विद रेलेवेंसी ऑफ एसएमई, तो उसकी रिकमेंडेशन प्लीज हमारे साथ शेयर करें। यार, एसएमईज के लिए तो मेरी रिकमेंडेशन एग्जैक्टली यही है कि रिसर्च ज़रूर करें। आपके पास एक इंटरनेट के ऊपर बहुत बड़ा डेटा मौजूद है। आपके पास हम्म। तमाम बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो आपको सर्विसेज दे सकते हैं। तो उनको पहला तो अपना होमवर्क करें उनके साथ, देन हम्म। उनको फिर इवैल्यूएट करना शुरू करें, ठीक है। हम्म। और बेस्ट ये है कि आप उनके पहले इनिशियली, अगर आप अपनी पुरानी लेगेसी एप्लीकेशन या मैनुअल वर्क से आप मूव कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप स्टैंडर्ड उनके पास इम्प्लीमेंटेशंस करवाएं। और इन हम्म। स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशंस के बाद जब आप वंस आप फेमिलियर हो जाएं, देन आप उसमें जो ना वो कस्टमाइजेशंस के लिए आप परस्यू करें। तो एसएमईज के लिए एक तो सिलेक्शन के हवाले से चीज़ है। सेकंड ये कि जो टीम भी सिलेक्ट कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की, उनको भी इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कि वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। थोड़ा सा उनकी जो प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन है उनको ज़रूर इवैल्यूएट करें, उनसे टेस्टिमोनियल ज़रूर लें। और थोड़ा सा मार्जिन भी रखें, बिकॉज के पुराना कस्टमर जो है वो कभी कभार नाराज ही मिलता है। लेकिन अगर वो ये कह रहा है हाँ यार ठीक है ये लोग, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया और ये नहीं किया, तो आप थोड़ा सा इवैल्यूएट करने की कोशिश करें कि यार कुछ टाइम के बाद कस्टमर ऐसी बात कर देता है, वो 100% कभी ये नहीं करता कि यार बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो गया। तो उनके टेस्टिमोनियल्स को भी जरूर देखें। पहले खुद अपनी रिसर्च करें, उनके टेस्टिमोनियल्स को देखें, उनकी टीम को जरूर इवैल्यूएट करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर देखें और अपनी बजट को जरूर देखें। जरूरी नहीं है कि आप 4, 5, 10 मिलियन की ईआरपी के पहले जाएं। अब SaaS बेस्ड मॉड्यूल्स मौजूद हैं
हर अच्छी बड़ी ERP अब SaaS मॉड्यूल पे अवेलेबल है। आप सॉफ्टवेयर एज सर्विस उनको ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अब आपको इन्वेस्टमेंट करने की कतई कतई कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर जाएँ, आपके लिए सबसे बेहतर है। आपकी कॉस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो 10% पे आ जाती है, 90% रिड्यूस हो जाती है। तो इन हाउस की बात नहीं करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ना डरें कि आपका डेटा कहीं चला जाएगा। बिल्कुल। क्लाउड के ऊपर है तो आपके डेटा की कोई खैर खबर नहीं होगी, नहीं पता चलेगा डेटा कहाँ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे क्लाउड्स को सिलेक्ट करें और क्लाउड सर्विस के ऊपर बैकअप सर्विसेज होती हैं, आपका इसका डेटा कहीं नहीं जाता और कोई भी जो ना वो आपके आपके पूछे बगैर आपको जाके उस डेटा को नहीं ओपन कर सकता। इन चीज़ों को बिल्कुल अब आप जो है एलिमिनेट कर दें, अब चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। और अगर आप टॉप सर्वर्स को आप अगर हायर करते हैं अपने पास दुनिया के, तो फिर तो आप भूल जाए तमाम बैकअप की और तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। तो क्लाउड ERP पे जाएं, डेफिनेटली क्लाउड को सिलेक्ट करें, टीम को देखें और आप अपने बिजनेस के की जो कॉस्टिंग है, ERP कॉस्टिंग है, एटलीस्ट 3 इयर्स पे उसको कैलकुलेट करें कि अगर फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट मैं अगर आज पे कर रहा हूँ तो 3 इयर्स के अंदर मुझे कितनी पड़ रही है। और आप यकीन करें कि एक अच्छे मैनेजर की कॉस्ट से भी नीचे आ जाएगी वो कॉस्ट। जो आपके पास एक अच्छा बिजनेस मैनेजर है उसकी पर मंथ कॉस्ट से भी नीचे की कॉस्ट आ जाएगी अगर आपने किसी एक रीजनेबल साइज की ERP को 3 इयर्स पे भी डिवाइड कर लिया उसकी कॉस्ट के ऊपर, कि जो एटलीस्ट आप करना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ PNY ग्रुप ऑफ कंपनी के प्लेटफॉर्म से हम तहे दिल से शुक्रगुजार है तनवीर साहब आपका कि आप आए और आपने ऐसे टॉपिक थैंक के यू वेरी ऊपर मच। बात की जिसकी आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि SMEs को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताना, अवेयरनेस देना और एज फार करियर के अपनी जो हमारे यूथ हैं उनको भी बताना कि मार्केट के ट्रेंड्स बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो कितना ज़रूरी है कि वो भी अपडेट रहें और अपडेट स्किल को देखें। तो हम आपका थैंक यू करना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी कि जैसे कि आपने अपना इतना 20 ओवर द 20 जो ईयर का आपका करियर है आपने वो शेयर किया, फिर आपने अपना वेंचर स्टार्ट किया, अब आप एक एसोसिएशन लेके चल रहे हैं। तो दिस इज द मोटिवेशन जिस जो आपको मोटिवेट करती रही और आप स्टेप लेते रहे। तो आप ऐसी कोई बुक, ऐसी कोई चीज शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ जो कि वो भी पढ़े, क्या पता आपकी कोई बात किसी को मोटिवेट कर जाए और वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाए, या वो अगर कुछ लोग सोच रहे हैं या कई दफा तक गाइडेंस नहीं होती है तो कुछ पढ़ के या किसी की बात सुन के भी बहुत कमालात कर देती। तो प्लीज आप बताएं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ऐसे है। आप मैं थोड़ा सा बुक्स से दूर रहा, देखिए ना। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज कि मैं बिल्कुल डे फर्स्ट से जब मैं प्रैक्टिकली मैं फील्ड में उतरा और 95 के अंदर आई वाज जस्ट अबाउट 20 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, मुझे अपनी फैमिली को यानी कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना था। तो मैंने जो कुछ सीखा वो प्रैक्टिकली सीखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं लोगों से मिलता रहा और मैं चीज़ों को करता रहा। तो बहुत ज़्यादा मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन मैं अच्छे दोस्तों की गैलरी में ज़रूर बैठा, ऐसे लोग जो पॉजिटिव सोच सकते थे। और मैंने मैंने हमेशा ये कोशिश की कि एज ए कंसल्टेंट मैं कुछ बेचने ना जाऊं, मैं उसको अच्छा मशवरा देने जाऊं। ठीक है ना, बिकॉज के बेचने और अच्छा मशवरा देने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। आप ये रियलाइज करें कि यार जैसे आपको कोई अच्छा रेफरेंस मिलता है तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को मैंने थोड़ा एवेल्युएट किया। मैं कोई एक आध बुक कोई अनफॉर्चुनेटली रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ, करना भी चाहता हूँ तो वो भी शायद नाम मैं अनलेश द पावर विद इन के नाम से एक बुक है कि जो एक अच्छे बड़े राइटर है, मेरे नाम बहुत ध्यान में नहीं आ रहा, बट वो मैंने कोई एक बुक पढ़ी थी। हाँ, रॉबिन। मैंने कहा नो नो इश्यूज, नो इश्यूज। अच्छा, तो अनलेश द पावर विद इन के नाम से एक बुक है, बड़ा अच्छा, वो मोटिवेटर स्पीकर है ग्लोबली। रॉबिन के नाम से उसका नाम है, कुछ मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। बहरहाल अगर अनलेश द पावर विद इन अगर आप सर्च करें तो आपको जो ना वो होपफुली इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। शायद वो एक बुक थी जो मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैं ज्यादातर जो ना वो प्रैक्टिकली लोगों की स्पीचेस में जाता रहा। मुझे मोटिवेटर स्पीकर्स के सेशंस लेने का बहुत शौक था। कुछ कुछ सेशंस अब मैं खुद भी दे देता हूँ। ठीक है जी। और
ज़ाहिर है जो ऑनलाइन जो मोटिवेटर स्पीकर्स होते हैं उनको सुनने का मुझे मौका मिलता है। दीपक चोपड़ा एक इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर। इसके अलावा जो शाह साहब हमारे पास हैं पाकिस्तान में, उनको हम्म मैं काफ़ी सुनता रहता हूँ, तो उनकी बड़ी अच्छी स्पीचेस हैं। इसके अलावा हम्म और ज़ाहिर है कुछ लोग हैं कि जो पॉलिटिकल साइड के ऊपर है, मैं नाम लूंगा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, बट मैं समझता हूँ कि यार दे आर डूइंग बेस्ट फॉर पाकिस्तान, ठीक है ना। हम्म और उनको मैं थोड़ा सा आइडलाइज करता हूँ। सो हम्म बुक्स शायद मैं रेकमेंड नहीं कर पाऊँ, लेकिन बहरहाल आप पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। और आपके पास ऐसे लोग आएंगे इंशाल्लाह कि जो मिलेंगे। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है। हम्म थोड़ी सी हिम्मत और सब्र की जरूरत है, हमारे लोगों को बहुत कुछ सीखना है अभी। हम्म लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे आपको जो ना ये चीजें सब करने को मिल सकती है। ओके। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, मुझे हुस्ना खान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेकर। और देखें, कोई भी आप टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करें, जो कि हमने हमारे गेस्ट ने भी हमें मशवरा दिया है, उन चीज़ों को जहन में रखें, क्योंकि अब अगर आपने ग्लोबली compete करना है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर चलना है, तो ERP इज द ओनली सोल्यूशन टू सेटिस्फाई योर बिजनेस नीड। तो थैंक यू सो मच तनवीर साहब, दोबारा आपसे आपका शुक्रिया अदा थैंक यू करूंगी। वेरी मच। और इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।